हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। ये फर्स्ट लेसन है बायोटेक्नोलॉजी का। तो इसमें देखेंगे होता कैसा है सारी चीजें। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। पहली बात तो बायोटेक्नोलॉजी है क्या, ये फर्स्ट पेज के पैराग्राफ पे दिया था, जो यहाँ पे मैं लेके नहीं आई बिकॉज मोस्टली मैं लेसन का फर्स्ट जो पैराग्राफ एंड ऑल होता है वो छोड़ देती हूँ। उसमें वन शॉट के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट होता नहीं, बट ईएफपी ने जो डेफिनेशन दी है वो डेफिनेशन आप एक बार पढ़ लेना। एनसीईआरटी आप तो पूरी ही पढ़ना। Among many, the two core techniques that enabled birth of modern biotechnology are मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी बनी है जेनेटिक इंजीनियरिंग से एंड बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग से। ओके, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? डीएनए या फिर आरएनए में कुछ ना कुछ अल्टर कर देना। हम कुछ भी कर सकते हैं, बेस पेयर्स ऐड कर सकते हैं, किसका जीनोम किसी और में ऐड कर सकते हैं। ये सारी जो भी चीजें हैं जेनेटिक लेवल पे हम अगर कुछ कर रहे हैं डीएनए में या फिर आरएनए में, उसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। टू इंट्रोड्यूस दिस इनटू होस्ट ऑर्गेनिजम्स एंड दस चेंज फिनोटाइप ऑफ होस्ट ऑर्गेनिजम्स। हमें कोई भी चीज को एक्सप्रेस कराना होता है जीन्स को, तो फिर वो फिनोटाइप में चेंज हो जाएगा। इसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग, maintenance of sterile microbial contamination free ambience in chemical engineering process to enable growth of only desired microbe eukaryotic cell in large quantities for manufacture of biotechnological products like antibiotics, vaccines and all। तो इसका मीनिंग ये है बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग का कि एक ऐसा एनवायरनमेंट मेंटेन करना। जहाँ भी हम सपोज हमने कोई जीन में मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग की, हमने उसके जीन में कुछ कर दिया, ओके ना, वो जो हमें जो प्रोटीन चाहिए वो प्रोड्यूस कर रहा है वो ऑर्गेनिज्म, ओके, तो हमको उसको ग्रो करना पड़ेगा लार्ज स्केल पे बिकॉज हमें वो प्रोटीन चाहिए या कोई भी रीजन से, तो हम उसको लार्ज स्केल पे ग्रो कर रहे हैं। तो हमारा काम बनता है कि ये मेंटेन रखना स्टेराइल एनवायरमेंट, कि वहां पे और कोई माइक्रोब ग्रो ना हो जाए। तो एकदम स्टेराइल एनवायरमेंट जहाँ पे हमारा जो डिजायर्ड है, डिजायर्ड माइक्रोब या फिर यूकैरियोटिक सेल वो ही ग्रो हो। जैसे एंजाइम्स, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन जो हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं, एंजाइम्स का, एंटीबायोटिक्स का लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता है ना, इसके अंदर बायोरिएक्टर्स के अंदर है ना। तो ये है बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। यू प्रोबेबली अप्रिशिएट एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। The former provides opportunity for variations and formulation of unique combination of genetic setup, some of which may be beneficial to organism as well as population। तो वही तो यहाँ पे इतने पार्ट में यही बोला है कि हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर फेवरेबल बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हायर ऑर्गेनिजम्स में होता है, इवोल्यूशन वो वेरिएशंस कॉज करता है, तो इसलिए न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस बनते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, तो ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व करके रखता है, इसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा है ना, वही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नीचे जा रही है। While sexual reproduction permits variation, traditional hybridization procedures used in plant and animal breeding very often lead to inclusion and multiplication of undesirable genes along with desired genes. The techniques of genetic engineering, which include creation of recombinant DNA, use of gene cloning, gene transfer, overcome this limitation and allow us to isolate and introduce only one or a set of desirable genes without introducing undesirable genes into target organisms। लाइक ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन की जो प्रोसेसेस है, जैसे हमने सुपेरियर्स का हम मीटिंग करा के बेबी बना रहे हैं, तो उसमें सुपेरियर कैरेक्टर्स भी होंगे लेकिन अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स भी होंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग से ये लिमिटेशन कम हो जाती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग से हमें ऐसा एक मौका मिल जाता है कि वी कैन मेक ओनली डिजायरेबल, सिर्फ डिजायरेबल जीन्स पास होंगे। नेक्स्ट, पास होंगे इन द सेंस पास तो नहीं होंगे, वही हम चेंज करेंगे ना डीएनए में, तो फिर डिसाइडेबल जीन्स ही जाएंगे अंदर। नेक्स्ट है, डू यू नो द लाइकली फेट ऑफ पीस ऑफ डीएनए विच इज समहाउ ट्रांसफर्ड टू एलियन ऑर्गेनिजम्स। Mostly this piece of DNA would not be able to multiply itself in progeny cells or of the organisms, okay, but when it gets integrated to the genome of recipient, it may multiply and be inherited along with the host DNA। This is because alien piece of DNA become part of chromosomes which has ability to replicate। क्रोमोसोम के पास रेप्लिकेट करने की एबिलिटी है, तो फॉरेन डीएनए अगर उसके साथ इनकॉर्पोरेट हो गया तो वो भी रेप्लिकेट होएगा, फिर इन्फो पास होएगी। In a chromosome there is specific DNA sequence called origin of replication which is responsible for initiating replication, ORI point। Therefore, for multiplication of any alien piece of DNA in an organism, it needs to be part of chromosome which has specific sequence known as origin of replication। तो origin of replication रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके सिवा replication
स्टार्ट ही नहीं होगा. Thus, an alien DNA linked with origin of replication, so that this alien DNA can replicate and multiply itself in host organism. This can also be called as cloning or making multiple identical copies of any DNA template. तो ऐसे हम cloning करा सकते हैं. Next है, let us now focus on the first instance of construction of an artificial recombinant DNA molecule. तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कैसे बनता है? देखो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब होता है कि हम एक ऑर्गेनिज्म के डीएनए को दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में डाल रहे हैं, तो हम कंबाइन कर रहे हैं एक डीएनए को दूसरे डीएनए से कंबाइन करना, उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए. जैसे ये है, तो ये वाले एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, हमारे पास था सैल्मोनेला टाइफीमुरियम. ये है सैल्मोनेला टाइफी. इसके अंदर है, ये है इसका जेनेटिक मटेरियल. ओके, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, और ये है इसका प्लाज्मिड. ये जो ये है, ये इसका प्लाज्मिड है. प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, प्लाज्मिड इसमें इंक्लूडेड नहीं है, और ये इसके बेस पेयर से होके सर्कुलर डीएनए होता है प्लाज्मिड. तो इसमें से हमने जीन निकाला. ये जो ये है इसका डीएनए, ये वाला जीन हमें चाहिए है, इसका ये वाला जीन. ओके, ये रहा. ये जीन हमें कोई ना कोई चीज के लिए चाहिए, ये इंपॉर्टेंट जीन है, इसको हमें ई कोलाई की बॉडी में डालना है. ये कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट प्रोड्यूस करता होगा. तो यहाँ पे था ई कोलाई. तो अभी क्या होता है, इसको प्लाज्मिड में ज्वाइन कर दिया जाता है. ये जो जीन है इसको प्लाज्मिड में जोड़ देंगे. पहली बात, हमने ये कट कैसे किया, इतने पूरे जेनेटिक मटेरियल में से जीन हमने कैसे निकाला? तो कट करने के लिए जो एंजाइम होती है उसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. यहाँ पे मैं आरी लिख रही हूँ, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पर्टिकुलर साइट पे से ही कट करती है. दो टाइप के एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं, दो टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं. एक तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, दूसरा एक्सोन्यूक्लियस. तो एक्सोन्यूक्लियस एंड पे से, ये जो डीएनए है, डीएनए के वो एंड पे से निकालेगी, और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां से हमको कट करना है वो वहां से निकालेंगी. तो अभी ये बन गया हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए. तो एंजाइम किससे कट किया हमने? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से. ज्वाइन किया हमने, ज्वाइन तो हमने प्लाज्मिड से किया, लेकिन ज्वाइन करने वाली एंजाइम थी लाइगेज. तो हमने ज्वाइन किया लाइगेज से. ओके, लाइगेज से हमने इसको ज्वाइन कर दिया. लाइगेज ये वाले बॉन्ड ज्वाइन करती है, ये जो बैकबोन वाले बॉन्ड है, अंदर के जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो तो अपने आप ही जुड़ जाते हैं ना. हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या है, वो कॉम्प्लीमेंटेरिटी की वजह से वो ज्वाइन हो जाएंगे. और अब ये रिकॉम्बिनेंट को हम इसके बॉडी में डाल देंगे. ओके, इसको हमने ई कोलाई की बॉडी में डाल दिया. तो ये था फर्स्ट इंस्टेंस, मतलब पहली बार ये कुछ किया. ये कौन से दो साइंटिस्ट ने किया वो देखते हैं अभी एनसीईआरटी क्या बोलती है. ये करने वाले दो साइंटिस्ट का नाम था स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर. 1972 में किया. अब पूरा रीड करते हैं. द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए emerged from possibility of linking gene encoding antibiotic resistance with native plasmid autonomously replicating. plasmid क्या है देखो, autonomously replicating मतलब वो खुद से replicate होगा circular extra chromosomal DNA of Salmonella typhimurium. तो ये Salmonella typhi का ये plasmid है. Stanley Cohen and Herbert Boyer accomplished this in 1972, isolating the antibiotic resistant gene by cutting out piece of DNA from a plasmid which was responsible for conferring antibiotic resistance. तो antibiotic resistance, अरे यार ये क्या हो गया, सारी चीजें रफ हो गई. सुनो, ये मैं फिर से बताती हूँ. तो यहाँ से देखते हैं, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर accomplished this in 1972 by isolating antibiotic resistant gene by cutting out piece of DNA from plasmid which was responsible for conferring antibiotic resistance. तो जो जीन हमने देखा वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन था. तो वो अगर जीन हो तो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस मिल जाएगा, फाइट कर सकते हैं. द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस बिकेम पॉसिबल विद डिस्कवरी ऑफ सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर सिजर्स रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. द कट piece of DNA was linked with plasmid. Plasmid से लिंक कर दिया. These plasmid act as vectors. These plasmids act as vectors to transfer piece of DNA attached to it. तो उसके साथ जो हमने DNA अटैच किया था उसको ट्रांसफर करा दिया हमारे जीन को. You probably know that mosquito act as insect vector to transfer malarial parasite into human body. In the same way, plasmid can be used as vector to deliver alien piece of DNA into host organism. तो जो हमने प्लाज्मिड ऐसा सर्कुलर देखा था उसके अंदर हम हमारा जीन लगा के किसी और के बॉडी में भेज सकते हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म के. तो ऐसे ही हमारे लाइक कोई भी डिजायर्ड जीन है उसको हम ऐसे ट्रांसफर करा सकते हैं. द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विथ प्लाज्मिड वेक्टर बिकेम पॉसिबल डीएनए लाइगेज की वजह से, which acts on cut DNA molecules and join their ends. This makes a new combination of circular
ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए क्रिएटेड इन विट्रो मतलब लैब में and is known as recombinant DNA. When this DNA is transferred into Escherichia coli, a bacterium closely related to Salmonella से closely related है, it could replicate using new hosts DNA polymerase. उसकी एंजाइम यूज कर लेगा और रेप्लिकेट भी कर लेगा. Make multiple copies. The ability to multiply copies of antibiotic resistance gene in E. coli was called cloning of antibiotic resistance gene. उसकी क्लोनिंग हो गई ना, तो लाइक अभी ई कोलाई की बॉडी में जाने के बाद वो डिवाइड उसके बहुत सारे क्लोन्स बन गए, तो इसको बोलते हैं एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की क्लोनिंग इन ई कोलाई. नेक्स्ट है यू कैन हेंस इन्फर दैट देयर आर 3 बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म. देखो 3 स्टेप में हम ऑर्गेनिज्म के जीन को मॉडिफाई कर सकते हैं. देखो कैसे. आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स. हमको सबसे पहले तो उस डीएनए का आइडेंटिफिकेशन करना है जहाँ पे हमारे डिजायरेबल जीन्स है. जैसे अभी था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन, वैसे जो भी जीन हमको चाहिए वो वाला जीन हमको पता होना चाहिए, उस डीएनए का पार्ट पता होना चाहिए. इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू होस्ट में इंट्रोड्यूस कराना. मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू इट्स प्रोजेनी. तो जिस होस्ट में पहुंच गया, जैसे ई कोलाई में पहुंच गया था, उसके बाद ई कोलाई के बच्चों में भी वो जीन जाना चाहिए. टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. कौन से टूल्स लगते हैं? देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स लगती है सबसे पहले तो कट करने के लिए. पॉलीमरेज एंजाइम्स लगती है आगे लाइक पॉलीमरेज बनाने के लिए डीएनए एंड ऑल. लाइगेसेस लगती है. वेक्टर्स लगते हैं. लाइगेसेस तो जोड़ने के लिए लगेगी, वेक्टर्स भेजने के लिए लगेंगे. एंड होस्ट ऑर्गेनिज्म तो लगेगा ही. तो ये होते हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. सबसे पहला टूल देखेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मैंने आपको बताया 2 टाइप की है. एक तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और दूसरी है रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस. यहाँ पे दी है या नहीं पता नहीं. अच्छा ठीक है, वो जब रीड करेंगे तब बताती हूँ. तो एक्सोन्यूक्लियस बाहर से कट करता है मतलब एंड से. एंडोन्यूक्लियस अंदर से एक स्पेसिफिक साइड से कट करता है. एक और चीज यहाँ से जो भी अपन ये अभी रीड करेंगे, यहाँ से क्लियर लाइन वाइज क्वेश्चन आएगा. तो लिटरली यहाँ की कोई भी लाइन उठा के डाल देंगे. तो यहाँ से ध्यान से सुनो. In year 1963, 2 enzymes responsible for restricting growth of bacteriophage in E. coli were isolated. तो E. coli में हमें 2 ऐसे एंजाइम मिले जो बैक्टीरियोफाज को ग्रोथ नहीं करने देते. एक सेकंड को. हाँ, one of these added methyl groups to DNA while the other cut the DNA. तो 2 एंजाइम्स ऐसे मिले, एक तो मिथाइल ग्रुप ऐड कर रही थी, दूसरा कट कर रही थी. The latter was called restriction endonuclease. The first restriction endonuclease HIND2 नाम याद रखो, whose functioning dependent on specific DNA nucleotide sequence was isolated and characterized 5 years later. It was found that HIND2 always cut DNA molecules at particular point by recognizing a specific sequence. तो एक प्रॉपर सीक्वेंस को ही रिकॉग्नाइज करके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट लगाती है. HIND2 का भी एक स्पेसिफिक था, 6 बेस पेयर का होना चाहिए वो. दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज रिकॉग्निशन सीक्वेंस for HIND2. तो वो HIND2 की स्पेसिफिक थी. Besides HIND2, today we know more than 900 restriction enzymes that have been isolated from over 230 chains of bacteria, each of which recognize different recognition sequences. तो जितने भी ये 230 हमारे पास 230 नहीं 900 restriction enzymes है, सबका अपना अपना एक अलग सीक्वेंस है, वो वहीं पे कट लगाते हैं. The convention of naming these enzymes is first letter of the name comes from genus, second 2 comes from species of prokaryotic cell from which they were isolated. देखो फर्स्ट लेटर है E, सेकंड है कोलाई का को, और R1 देखो comes from Escherichia coli R/13, ये इसका स्ट्रेन है. In Eco R1 the letter R is derived from name of strain. Roman numbers following the name indicate in order which the enzymes were isolated from the strain of bacteria. So कौन से ऑर्डर में हुए, ये सबसे पहले हुई, इसलिए Eco R1 नाम है इसका. Restriction enzymes belong to larger class of enzymes called nucleases. These are 2 types, exonucleases, endonucleases. Exonucleases remove nucleotides from end of DNA, whereas endonucleases makes cut at specific position within DNA. Each restriction endonuclease functioning by inspecting the length of DNA sequence. ये स्टेटमेंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये सीधा पूछ लिया जाता है. सीधा स्टेटमेंट लिख के दे देंगे ट्रू और फॉल्स, ऐसा कुछ भी पूछेंगे. तो ईच restriction endonuclease
functions by inspecting the length of DNA sequence. Once it finds its specific recognition sequence, it will bind to DNA and cut each of the two strands of double helix at specific point in their sugar phosphate bond. वहाँ पे कट लगाते हैं sugar phosphate backbones. Each restriction endonuclease recognizes specific palindromic nucleotide sequence in DNA. जो भी वो सीक्वेंस होती है, जो हर एक न्यूक्लियोटाइड की हर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की अलग अलग है। अभी मैंने आपको बताया था कि सबकी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है, वो वही कट लगाएंगे, तो उस सीक्वेंस को बोलते हैं पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। देखो यहाँ पे आपको इको R1 की, कहाँ पे क्या, हाँ यहाँ पे लिखा है ना इको R1। इको R1 की सीक्वेंस सबसे पहले तो देखो GAATTC थी, GAATTC मतलब ग्वानिन एडेनिन, एडेनिन थायमिन, थायमिन साइटोसिन, और फिर ऑपोजिट में क्या आएगा CTDAAG। तो जहां भी पूरे बड़े सारे डीएनए में जहां भी ये सीक्वेंस मिलेगा वो कट लगा देगा। तो कट कहाँ से लगता है, यहाँ से, देखो यहाँ पे बताया है, यहाँ से कट लगता है। देन तो देखो वो क्या रहता है, एंजाइम कट्स बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स एट द सेम साइट, वो सेम साइट पे कट करेगी। तो कैसे, उसको सीक्वेंस पता है ना। तो अभी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मीनिंग तो मैंने आपको बताया कि वो पर्टिकुलर साइट, लेकिन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मीनिंग ये भी है सीधा रीड करो एंड उल्टा रीड करो सेम चीज बनेगी। तो इसको आप उल्टा रीड करो, GAATTC ये साइड से हुआ। अब इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है उसको अगर आप उल्टा रीड करोगे कॉम्प्लीमेंट्री को, तो क्या होगा, GAATTC, तो सेम बन रहा है। तो ये था हमारे इको R1 का स्पेसिफिक सीक्वेंस। तो ये दोनों तरफ से अपनी बरोबर कट लगाएगा, इसको पता है कट कहाँ पे लगाना है, ओके। तो ये यहाँ पे कट लगाता है, देखो G और A के बीच में उसने इंस्पेक्ट कर लिया, उसने देख लिया अच्छा GAATTC है, बरोबर मुझे G और A के बीच में कट लगाना है। फिर उस एंजाइम ने यहाँ से भी देख लिया कि अच्छा GAATTC है, तो यहाँ से भी मैं G और A के बीच में कट लगा दूंगा। तो उसने वैसे ही किया, यहाँ से कट लगाया, यहाँ से कट लगाया, फिर बन गए स्टिकी एंड्स। और मेन चीज, अभी एकदम ध्यान से बात सुनो इधर। तो मेन चीज ये है कि जो हमारा डिजायरेबल जीन है और जो हमारा प्लाज्मिड है, दोनों को एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटा जाता है, इसलिए सेम सीक्वेंसेस मिल रहे हैं। यहाँ पे दिया वाला है वेक्टर डीएनए, ये वेक्टर डीएनए है और ये फॉरेन डीएनए है जो हमको जोड़ना है। तो हमने दोनों को सेम इससे काटा, सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। तो अभी इसको भी काट दिया, तो सपोज इसका मैंने इतना पार्ट निकाल दिया, ओके, काट के मैंने इसका इतना पार्ट निकाल दिया, ओके। तो इतना वाला पार्ट दिख रहा है हमको बिकॉज यहाँ से कट लगाया, और उतना उतना ऊपर वाला पार्ट हमने निकाल ही दिया है। और इस वाले का, ये फॉरेन डीएनए का हमने ये वाला पार्ट काट दिया, निकाल के फेंक दिया, बिकॉज अभी कट तो लग चुका है, चीरा तो मार दिया है हमारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने। तो अभी इतना पार्ट निकाल के फेंक दिया। अभी आप देखो ये कॉम्प्लीमेंटैरिटी कैसी बन रही है। यहाँ पे आप कॉम्प्लीमेंटैरिटी ऑब्जर्व करो, सिर्फ T है, यहाँ पे है A यहाँ पे है T ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो अब ये कॉम्प्लीमेंट्री है, इसको बोलते हैं स्टिकी एंड्स। स्टिकी एंड्स बन जाते हैं, ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग अट्रैक्शन की वजह से जुड़ जाएंगे, बन गया हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आई होप आपको ये चीजें क्रिस्टल क्लियर है। Restriction enzymes cut the strand of DNA a little away from center of palindromic sequences, ये बताया मैंने, but between the same two bases, वो भी बोला कि दो बेसेस के बीच में बरोबर वो GA के बीच में ही कट करेगा। This leaves single stranded portion at the end. There are overhanging stretches, sticky ends बन जाते हैं। फिर sticky ends उनको इसलिए बोलते हैं बिकॉज वो अपने आप चिपक जाएंगे हाइड्रोजन की मदद से with their complementary counterparts। स्टिकीनेस से हाइड्रोजन बॉन्ड तो जुड़ जाते हैं, लेकिन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बैकबोन जोड़ने के लिए हमें लगेगा डीएनए लाइगेज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू फॉर्म recombinant molecules which are composed of DNA from different sources, मतलब डिफरेंट जीनोम से डीएनए को कंबाइन किया जाता है, इसलिए तो रिकॉम्बिनेंट बोला है। फिर ये डायग्राम देखो, जो मैंने बोला वही हो रहा है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, इस सेल में हमारा रिकॉम्बिनेंट चला गया, फिर ये उसके बच्चे हैं, इसमें भी वो रिकॉम्बिनेंट जीन चला गया। तो नेक्स्ट है, यू मे हैव रियलाइज्ड दैट नॉर्मली अनलेस वन कट्स द वेक्टर and the source DNA with same restriction enzyme, the recombinant vector molecule cannot be created. recombinant molecule हम बना नहीं सकते अगर हम उसको same restriction enzyme से कट नहीं करेंगे। अभी जैसे ये जो हमारी इको R1 थी,
वो जी और ए के बीच में कट लगाती थी बरोबर, GAATTC, तो इसलिए सेम बेसिस बन रहे थे ना। और अगर हमने कोई और ले लिया, वो सपोज टी और सी के बीच में कट लगाती है, तो नाउ व्हाट, अभी हम इन दोनों को जोड़ेंगे कैसे? वो कॉम्प्लीमेंट्री ही नहीं ना, कॉम्प्लीमेंट्री हमें पूरा कॉम्प्लीमेंटेरिटी सीक्वेंस नहीं मिलेगा, तो इसलिए सेम इससे, एक सेकेंड, हाँ, तो सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना पड़ेगा। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स, ये सेकंड स्टेप है। द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस रिजल्ट इन फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए। These fragments can be separated by technique known as gel electrophoresis। ये टेक्निक क्या होती है देखो, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। Since DNA fragments are negatively charged molecules, they can be separated by forcing them to move towards anode। तो एनोड की तरफ उनको मूव कराया जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। इलेक्ट्रिक फील्ड, nowadays most commonly used matrix is agarose। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगारोस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे ज्यादा मोस्टली यूज्ड मैट्रिक्स है, जिसके अंदर डीएनए डाला जाता है और फिर ये सीवीड से एक्सट्रैक्ट किया गया है। द डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेट, यहाँ पे इम्पोर्टेंट पार्ट है, अकॉर्डिंग टू देयर साइज, साइज के हिसाब से वो सेपरेट होते हैं थ्रू सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय अगारोस जेल। तो देखो, जिसकी साइज छोटी रहेगी वो ज्यादा दूर तक जाएगा, जिसकी साइज बड़ी है वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। हेंस द स्मॉलर फ्रैगमेंट फादर इट मूव्स, इसमें बताया गया है। जो स्मॉलर फ्रैगमेंट्स है वो यहाँ तक आ रहे हैं, और जो बड़े फ्रैगमेंट्स है वो यहाँ पे है। The separated DNA fragments can be visualized only after staining with a compound known as ethidium bromide। ठीक है ना? हाँ, तो इथिडियम ब्रोमाइड और यूवी रेस, जब तक यूवी रेस से हम उसको स्टेन नहीं करेंगे तब तक वो ये नहीं होगा, मतलब विजिबल नहीं होगा हमें। और विजिबल कैसे होता है वो? ऑरेंज कलर्ड बैंड्स में। तो ये तीनों क्वेश्चन है, ये तीनों PYQs है, PYQ, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। यू कैन सी ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड्स, DNA ethidium bromide stained gel exposed to UV light। The separated bands of DNA are cut out from agarose gel and extracted from gel piece। उनको निकाल भी लिया जाता है जेल पीस से, उस जेल से एंड ऑल, उस प्रोसेस को बोलते हैं इल्यूशन। ये भी क्वेश्चन है। The DNA fragments purified in this way are used in constructing recombinant DNA by joining them with cloning vectors। तो ये DNA अभी हमारा जो ये वाला डीएनए है, डिजायरेबल डीएनए, ये मिल गया हमें, अभी इनको क्लोनिंग वेक्टर्स में जोड़ देंगे, फिर जिसके पास भेजना है भेज देंगे, मतलब जो भी होस्ट ऑर्गेनिज्म में डालना है। क्लोनिंग वेक्टर्स होते क्या है? You know that plasmids and bacteriophages have ability to replicate within bacterial cells independent of control of chromosomal DNA। यहाँ पे ये बोला गया है कि प्लाज्मिड एक ऐसी चीज है, और बैक्टीरियोफेजेस, ये दोनों के पास एक एबिलिटी होती है कि ये क्रोमोसोमल डीएनए को बिना अफेक्ट करते हुए खुद रेप्लिकेट कर पाते हैं बैक्टीरियल सेल्स में। तो प्लाज्मिड खुद रेप्लिकेट कर पाता है, इसलिए हमने हमारा जो डिजायरेबल जीन है वो तो रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा ना, तो उसको प्लाज्मिड में लगा दिया जाता है और फिर प्लाज्मिड के साथ डाल दिया। अभी जब प्लाज्मिड रेप्लिकेट होगा तब वो भी रेप्लिकेट हो जाएगा। और बैक्टीरियोफेजेस में भी ये एबिलिटी होती है। बैक्टीरियोफेजेस, बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर पर सेल, have very high copy number of their genome within the bacterial cells। Some plasmids may have only 1 or 2 copies per cell, whereas others may have इतनी सारी, मतलब 15 से 100 तक भी कॉपीज हो सकती है एक सेल में। Their numbers can go even higher if we able to link alien piece of DNA with bacteriophage और plasmid। ये दोनों हमारे क्लोनिंग वेक्टर्स है, ध्यान से सुनो। बिकॉज इसके साथ हम हमारा जो डिजायरेबल जीन है उसको जोड़ देंगे और जिस भी होस्ट में डालना है डाल देंगे, तो फिर हमारा भी जीन रेप्लिकेट हो जाएगा, फिर एक्सप्रेस हो पाएगा। वी कैन मल्टीप्लाई इट्स नंबर्स इक्वल टू कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज। Vectors used at present are engineered in such a way that they help easy linking of foreign DNA and selection of recombinants and non-recombinants। मतलब हमको ऐसा वेक्टर चाहिए, ऐसा क्लोनिंग वेक्टर चाहिए, एक तो उससे डीएनए को लिंक करना इजी हो, इजीली लिंक हो जाए डीएनए, उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाए, और फिर जिस भी सेल में हम उसको डालें तो हमें ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में फर्क पता चल जाए, मतलब रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में फर्क चल जाए। अभी चारों टर्म्स का मीनिंग मैं आपको आगे बताऊंगी। रिकॉम्बिनेंट्स मतलब जिसके अंदर वो जा चुका है बरोबर से, और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स मतलब नहीं जा पाया। द फॉलोइंग आर फीचर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू वेक्टर। ये फीचर्स चाहिए जिससे क्लोनिंग होगी। Origin of replication. This is a sequence from where replication starts at any piece of DNA. When linked to this sequence, can be made to replicate within the host cells। Origin of replication point की वजह से ही replication हो पा रहा है, वहीं से start होता है।
तो ये प्लाज्मिड में भी होता है। दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए। ये बात अपने दिमाग में भर लो, ये इतनी बार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में आ चुका है, तो ये दिमाग में रखो। So if one wants to recover many copies of target cell, it should be cloned in a vector whose origin support high copy number। जिसका origin high copy number support करता है, हमें उसमें डालना चाहिए अगर हमें बहुत सारी कॉपीज चाहिए तो। समझी बात यहाँ तक? नेक्स्ट है सिलेक्टेबल मार्कर। अभी सिलेक्टेबल मार्कर क्या होता है एक बार रीड कर लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ। In addition to ORI, the vector requires selectable marker, which helps in identifying, eliminating non-transformants and selectively permitting the growth of transformants. Transformation is a procedure through which a piece of DNA is introduced in a host bacterium. Host bacterium में अगर DNA चला गया तो उसको transformants बोलेंगे. Normally, the genes encoding resistance to antibiotics such as ampicillin, chloramphenicol, tetracycline, kanamycin, etc. are considered useful selectable markers for E. coli. The normal E. coli cells do not carry resistance against any of these antibiotics. अभी देखो होता क्या है। हमारे प्लाज्मिड की फोटो है क्या? हाँ, ये प्लाज्मिड की फोटो पे बताती हूँ। ये है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट और ये है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। ये है सिलेक्टेबल मार्कर्स। यहाँ पे ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट मतलब ये जो इतना एरिया है ना, यहाँ पे वो जीन है जिसमें एम्पिसिलिन जो ये है एंटीबायोटिक, उसके लिए रेजिस्टेंस है। मतलब अगर एम्पिसिलिन मीडियम में यहाँ के जो जीन्स है ना, इसके पास ऐसी पावर है कि एम्पिसिलिन रहा तो उसको रेजिस्ट कर लेंगे, एंटीबायोटिक्स को रेजिस्ट कर लेंगे और स्टिल दे विल बी लाइक जिंदा रहेंगे वो, जिसके पास ये है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे क्या किया, मैंने आपको इतनी बात तो समझी ना कि मैं जीन एंड ऑल क्या बोल रही हूँ, नहीं तो सब ऐसे बह के जा रहा होगा सर के ऊपर से। एक और बार बताती हूँ, ये जो वेक्टर है इसमें ये क्या है, ये पूरा डीएनए है। ओके, ये प्लाज्मिड है तो ऑब्वियसली ये पूरा डीएनए है। ये डीएनए में यहाँ पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाले जीन है, ये पूरा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट वाला जीन है। मतलब एम्पिसिलिन जो एंटीबायोटिक है उसको रेजिस्ट करेगा। लेकिन अगर हमने क्या किया, हमने यहाँ पे अभी ये जो है ये सब हमारे ये है, क्या बोलेंगे इसको, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस। ये सारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस है। मतलब ये जो PST1 है इसका यहाँ पे क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन साइट। ओके हाँ, वही इसका PST1 का यहाँ पे रिकॉग्निशन साइट है। मतलब वो रिकॉग्नाइज करके वहां से कट लगा देगी। वो अगर वहां से कट लगाएगी, यहाँ से इसने कट लगा दिया, तो जो भी हमारा बाहर का डीएनए हमारा ये डिजायरेबल डीएनए है। ओके, ये डिजायरेबल डीएनए यहाँ पे आके जुड़ेगा। अगर ये डिजायरेबल डीएनए यहाँ पे आके जुड़ेगा तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स तो टूट गए ना। बात समझ में आ रही है आपको? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन्स तो टूट गए, मतलब टूट गए इन द सेंस अभी वो पैटर्न वो नहीं रहा ना जो जीन्स का होता है। तो जीन हमारा म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन नहीं बोलते हैं, जीन में अल्टरेशन हो गया, मैनिपुलेशन हो गया, जस्ट बिकॉज हमने फॉरेन डीएनए को ऐड कर दिया है। अब ये वाला जो भी जिसके भी अंदर ये वेक्टर जाएगा वो एम्पिसिलिन को रेजिस्टेंस नहीं रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे एम्पिसिलिन डाल दूं, मीडियम में बहुत सारा एम्पिसिलिन, ये मर जाएगा बिकॉज इसके पास एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस ही नहीं है ना, वहां के जीन से हमने ये कर दिए। तो मतलब ये ट्रांसफॉर्मेंट है। तो यहाँ तक आपको बात समझी कैसे होता है? अभी रीड करते हैं। Cloning sites. In order to link alien DNA, the vector needs to have very few, preferably single recognition site for commonly used restriction enzymes. तो अभी जैसे PST1 है, PVU1 है, इनके लिए एक ही होना चाहिए, एक ही साइट होना चाहिए। नहीं तो सपोज यहाँ पे भी PST1 का है, इमेजिन कर लो, तो वो दो जगह कट लगा देगा, तो फिर हमें तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना। एक ही जगह चाहिए। Presence of more than one recognition site within the vector will generate several fragments. यहाँ से भी कट हो गया, यहाँ से भी कट हो गया, तो several fragments बन जाएंगे, which will complicate gene cloning. The ligation of alien DNA is carried out at restriction site present in one of the two antibiotic resistant genes. Two antibiotic resistant genes ये जो है यहाँ पे present होता है restriction site है not. For example, you can ligate foreign DNA at BAM-H1. यहाँ पे BAM-H1 पे सपोज मैंने लाइगेट कर दिया, मैंने यहाँ से BAM-H1 डाली, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये एंजाइम का नाम है। ओके, तो यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ना आपको मार्किंग्स, वो एंजाइम के रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस है। तो अगर मैंने BAM-H1 डाली तो वो यहाँ से कट लगाएगा,
इसका मीनिंग ये है, यहाँ से उसने कट लगा दिया, अभी टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस चला गया। BAM H1 site of BAM H1 site of tetracycline resistant gene in vector PBR 322 नाम याद रखना इसका। The recombinant plasmid will lose tetracycline resistance due to insertion of foreign DNA, यहाँ पे insert करने की वजह से, but can still be selected out of non-recombinant ones by plating transformants on tetracycline containing medium। tetracycline के medium में डालेंगे, the transformants grow on ampicillin containing medium and then transferred on a medium containing tetracycline। The recombinants will grow in ampicillin containing medium but do not in containing tetracycline medium। रुको आपको बताती हूँ, देखो अभी ये जो मेरा प्लाज्मिड है, ओके, यहाँ पे मेरा वो वाला जीन है, तो मतलब मैंने यहाँ से कट लगा दिया और फॉरेन डीएनए, ये जो रेड वाला है वो फॉरेन डीएनए मैंने एंटर करा दिया इसमें। अभी ये बन गया वेक्टर। अभी देखो होगा क्या, मैंने इसको डाल दिया होस्ट के अंदर। एक बार रीड कर लेते हैं। बट नॉन रिकॉम्बिनेंट्स विल ग्रो ऑन मीडियम कंटेनिंग बोथ एंटीबायोटिक्स। ये पूरी रामायण का मैं आपको सार दूंगी, एक सेकंड रुको। In this case, one antibiotic resistant gene helps in selecting transformants, whereas other antibiotic resistance gets inactivated due to insertion of alien DNA and helps selection of recombinants। अभी आपको कुछ भी नहीं समझा होगा, मुझे पता है, मतलब अगर आप पहले से पढ़ चुके हो तो मे बी आपको चीजें समझी होंगी, लेकिन यहाँ पे हुआ कैसे, हमने सिलेक्ट कैसे किया रिकॉम्बिनेंट्स, नॉन रिकॉम्बिनेंट्स, ट्रांसफॉर्मेंट्स, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, ये आपको बताती हूँ, रुको। ये है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड ये है हमारा प्लाज्मिड, ओके, ये है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट और ये है हमारा प्लाज्मिड। सबसे पहले तो ध्यान इधर दो, PBR 322 में हमने बाम वाली साइड पे कट लगाया, मतलब बाम वाली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज की, उसकी रिकॉग्निशन साइट थी टेट्रासाइक्लिन वाला जीन जहाँ पे है, उसने कट लगा दिया, तो हमारा टेट्रासाइक्लिन वाला जीन टूटेगा। तो देखो यहाँ पे होता क्या है, मैं आपको बेसिक से बता रही हूँ अभी, ये ऐसे है, ओके, ये है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो इसको ऐड, अगर ये ऐड हुआ, अगर ये हमारे इसके साथ ऐड हो गया, हर बार होगा ही ये जरूरी नहीं है, अगर हो गया सक्सेसफुली इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट, बिकॉज कंबाइन हो गया ना, रिकॉम्बिनेंट। और अगर नहीं कंबाइन हुआ, ये वेक्टर हमारा ऐसा कि ऐसा ही है, इसको बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट बिकॉज रिकम्बाइन हुआ ही नहीं ना, इसमें कोई हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट गया ही नहीं, तो ये तो पहले हमारी काम की चीज है ही नहीं, ओके। ये एक सेल है, ओके, ये होस्ट है, हमारा होस्ट है ये। अभी इसके अंदर एक भी ये गया ही नहीं, मतलब ना ही हमारा रिकॉम्बिनेंट वाला प्लाज्मिड गया, ना ही रिकॉम्बिनेंट वाला, तो ये बनेगा नॉन रिकॉम्बिनेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म हुआ ही नहीं ना, इसके अंदर अगर प्लाज्मिड गया ही नहीं है तो ये ट्रांसफॉर्म कैसे होगा। नाउ एक और सेल लेते हैं जिसके अंदर ये वाला नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला प्लाज्मिड चला गया, तो क्या होगा, ये हो जाएगा नॉन रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला गया है, बट ट्रांसफॉर्मेंट, इतनी बात समझी। और एक और सेल ले लेते हैं जिसके अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट वाला गया है, मतलब हमारी काम की चीजें हो रही है इधर, तो इधर क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट, ये हमारी काम की चीज है, रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्मेंट, बिकॉज हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो मिल गया। फिर अभी हम इसको बायोरिएक्टर में वगैरह डाल के हमको जो करना है इसके साथ करेंगे, बिकॉज वी नीड दिस वन, हमको हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसलिए तो उसको जीन ऑफ इंटरेस्ट बोला है, बिकॉज वी हैव इंटरेस्ट इन इट। नाउ अभी क्या होता है, इन तीनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, देख तो सकते नहीं है हम, और अभी डिफ्रेंशिएट करेंगे कैसे कि किसके कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट बट ट्रांसफॉर्मेंट है, और कौन रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट है। तो इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए सिलेक्टेबल मार्कर नाम की चीज लगती है। सिलेक्टेबल मार्कर उन जीन्स को बोला जाता है, जैसे हमने इस पे देखा टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन, ये जो जीन्स है ना, ये ही है सिलेक्टेबल मार्कर, इन्हीं को सिलेक्टेबल मार्कर बोला जाता है, बिकॉज यहाँ पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस के जीन्स है, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस के जीन्स है। अभी हमारा जो सीन चालू है, मैंने जो आपको बताया, वहां पे हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो रिकॉम्बिनेंट बन गया हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, अगर वहां पे आ गया वो वाली प्लेस पे, मतलब टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस हट जाएगा, वी आर नो मोर रेजिस्टेंस टू टेट्रासाइक्लिन, बिकॉज हमने वहां पे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया ना, तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट वाले जीन्स नहीं है, अभी वहां पे ये वाला है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो अभी देखो क्या होता है, इसको हमने क्या किया, सबसे पहले देखो अभी सिलेक्ट करने के लिए हमने इसको हमने एम्पिसिलिन वाले इसमें डाला, एम्पिसिलिन वाले
प्लेट में ग्रो किया। अभी ये वाला तो सबसे पहले इसके पास तो ये मर जाएगा, मर गया। क्यों मर गया ये? इसके पास रेजिस्टेंस ही नहीं है, इसके पास तो प्लाज्मिड ही नहीं है, इसके पास प्लाज्मिड ही नहीं है। और एक चीज ध्यान में रखो, यहाँ पे ना प्लाज्मिड में यहाँ पे है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, और इसमें भी है यहाँ पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, और इसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस भी है। यहाँ पे है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, इसमें वो नहीं है बिकॉज वहां पे हमने हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाया है। तो अभी क्या होगा, एम्पिसिलिन वाले मीडियम में ये वाला तो मर गया सबसे पहले, और ना इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है, तो ये जिंदा रहेगा, ये भी जिंदा रहेगा। अभी हमने इनको एक हम क्या करते हैं, इनको थोड़े से ये लेके, मतलब अभी यहाँ पे कॉलोनीज बने वाली है ना, ये अगर आप एक ब्रॉड टर्म में देखो तो अगर मैंने एम्पिसिलिन वाली कल्चर प्लेट पे ग्रो किया तो सारे जो भी नॉन रिकॉम्बिनेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाले वो तो डेड हो जाएंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट वाले हैं उनके से अलग से कॉलोनीज बन जाती है, मतलब अलग से नहीं बोलेंगे, बट इस पे हम क्या कर सकते हैं, इस पे हम एक शीट लगा के थोड़े से ये वाले बैक्टीरिया और थोड़े से ये वाले बैक्टीरिया एक साथ दूसरी प्लेट पे ग्रो कर सकते हैं। हमने उसको क्या किया, सेम ऐसे दूसरी प्लेट पे ले लिया। ओके, यहाँ पे अभी दूसरी प्लेट पे लेने के बाद ये रहे हमारे, ये इधर है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट और इधर है रेजिस्टेंस टू एम्पिसिलिन। अभी एम्पिसिलिन से तो ये दोनों वाले बच गए, एक वाला मर गया। अभी यहाँ पे है टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है ऑब्वियसली, तो इस एंटीबायोटिक से जो रेजिस्टेंस है वो इसके पास है, ये देखो इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाला जीन प्रॉपरली है, लेकिन इसके पास वो डिस्ट्रॉय हो गया है बिकॉज हमने वहां पे हमारा जीन डाला, तो इसलिए हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। समझा सिलेक्टेबल मार्कर का गेम कैसा होता है? तो ना हमको पता है कि ये जो नीचे वाला है ये हमारा हमारा वाला क्या बोलेंगे इसको, हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट है, ये हमारा डिजायरेबल सेल है, तो इसको हम बायोरिएक्टर में डालेंगे। तो पहली वाली एम्पिसिलिन वाली प्लेट से डालेंगे बिकॉज यहाँ पे तो ऑब्वियसली ही इज नॉट लिविंग एनी मोर, लेकिन एम्पिसिलिन वाली प्लेट पे जाके हम ये लास्ट वाली कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे तीनों में से और इनको उठा के हम डाल देंगे बायोरिएक्टर्स में, आगे उनके साथ जो करना है वो करेंगे। तो ये है इसका गेम। ये सारी चीजें जो हमने पहले रीड की वो अभी समझी, अभी आप फिर से एक बार रीड करेंगे। देखो, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स इज कम्बरसम प्रोसीजर बिकॉज इट रिक्वायर्स साइमल्टेनियस प्लेटिंग ऑन टू प्लेटिंग हैविंग डिफरेंट एंटीबायोटिक्स। हमें 2 प्लेटिंग्स लगी। Therefore, alternative selectable markers has been developed which differentiate and recombinants from non-recombinants on the basis of their ability to produce color in presence of chromogenic substance. देखो, ये अभी है ना, हमने एक अल्टरनेटिव मेथड बनाया। हम देख रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा हमको स्ट्रगल जा रहा है, एक प्लेट लगाओ दूसरी प्लेट लगाओ, इधर एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन कुछ। तो नाउ हमारे पास एक न्यू मेथड है, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट से हम कैसे करते हैं देखो। In this, recombinant DNA is inserted with the coding sequence of an enzyme beta galactosidase. तो हम क्या करेंगे, हमारा ये वाला था रिकॉम्बिनेंट DNA, रिकॉम्बिनेंट इसलिए बिकॉज यहाँ पे हमारा वाला जो डिजायरेबल जीन है इंसर्ट हो गया है, इसमें हम डाल देंगे बीटा गैलेक्टोसाइडेस। एक कई जगह पे हम डाल देंगे ऐसे, ये है जीन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेस, ऐसा आप समझो। This results into inactivation of gene of synthesis of this enzyme which referred to as insertional inactivation rate. इसमें क्या होता है, सपोज ये हमारा प्लाज्मिड है, दिस इज आवर प्लाज्मिड, यहाँ पे है ना, यहाँ पे है जीन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेस, यहाँ पे है बीटा गैलेक्टोसाइडेस का जीन है। ओके, हम क्या करेंगे अभी, ये बार हम क्या करेंगे, हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये हरे कलर का हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था, इसको हम ये वाले एरिया में डालेंगे, यहाँ पे लगाएंगे। ओके, क्या हुआ, जीन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेस गायब हो गया, आपको दिख भी नहीं रहा है, तो वो गायब हो गया बिकॉज हमने वो वाले जगह पे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया ना, जो हमको चाहिए है। तो इसको बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, मतलब इंसर्ट करने की वजह से बीटा गैलेक्टोसाइडेस का जीन इनएक्टिवेट हो गया ना, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो दिस रिजल्ट्स इनटू इनएक्टिवेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ दिस एंजाइम व्हिच इज रेफर्ड टू एज, अभी बीटा गैलेक्टोसाइडेस नहीं बनेगी,
बिकॉज हमने जीन ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस गिव्स ब्लू कलर कॉलोनीज इफ द प्लाज्मिड इन बैक्टीरिया डज नॉट हैव इंसर्ट। अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेस होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेस का जीन इंटैक्ट है, तो ब्लू कलर की कॉलोनीज बनेंगी बिकॉज बीटा गैलेक्टोसाइडेस प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेस को हमने इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर दिया तो कॉलोनीज में कलर प्रोड्यूस होगा ही नहीं। तो ये कितना सिंपल वे है कि हमने जो जीन है, पहले उतनी चीजें करनी पड़ रही थी, रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट, फिर 2 प्लेट्स बनाओ, दोनों प्लेट, वो कच ना कुछ अपने को। अपन क्या करेंगे, ये वाला तरीका अच्छा है। हमने प्लाज्मिड लिया, प्लाज्मिड को बीटा गैलेक्टोसाइडेस वाला जो जीन है, हमको पता है कि ये बीटा गैलेक्टोसाइडेस वाला जीन ब्लू कॉलोनीज प्रोड्यूस करेगा, जिसके पास नहीं है वो नॉर्मल कॉलोनीज प्रोड्यूस करेगा विदाउट एनी ब्लू कलर। हमने वहां पे ही अपना जीन डाल दिया कि चलो लो जीन ऑफ इंटरेस्ट, तुम यहाँ पे चले जाओ। तो अभी हमारा ब्लू कलर जिसमें प्रोड्यूस नहीं हो रहा है वो है हमारा रिकॉम्बिनेंट, जिसमें ब्लू कलर प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम, मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेस का जो जीन्स है वो इंटैक्ट है, तो इसलिए नाउ वो हमारे नॉन रिकॉम्बिनेंट्स है। दिस इज वेरी सिंपल। प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट रिजल्ट्स इनटू insertional inactivation of beta galactosidase gene and colonies do not produce any color. These are identified as recombinant colonies, जो colonies color produce नहीं कर रही है। Next है हमारा vectors of cloning genes in plants and animals. You may be surprised to know that we have learned the lesson of transferring genes into plants and animals from bacteria viruses which have known this for ages. How to deliver, मतलब बैक्टीरिया और वायरसेस को पता है कि how to deliver genes to transform eukaryotic cells, force them to do what bacteria और virus want. वो ऐसे कितने जन्मों से कराते आ रहे हैं यूकैरियोटिक सेल से। फॉर एग्जाम्पल एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, a pathogen of several dicot plants, ये बात याद रखना डाइकोट का है ये प्लांट, is able to deliver piece of DNA known as tDNA. ये क्या करता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, अजीब तो नाम है इसका, बट ठीक है। तो ये डाइकोट प्लांट्स के रूट में, बात मेरी ध्यान से सुनो, डाइकोट प्लांट के रूट्स में ये क्या करता है, एक ऐसा, इसके पास ये क्वालिटी है कि ये जाता है सेल में अपना जीन डाल देता है। अभी इसने अपना जीन डाल दिया, वहां पे ट्यूमर फॉर्म होना शुरू हो जाता है, रूट्स में ट्यूमर्स बन जाते हैं। तो ये है, इसको tDNA बोलते हैं, टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल्स इनटू ट्यूमर एंड डायरेक्ट दीज ट्यूमर सेल्स टू प्रोड्यूस केमिकल्स रिक्वायर्ड बाय पैथोजेंस। तो ये ऐसे उसका जीन डाल देगा उस प्लांट के सेल्स में, और अभी प्लांट के सेल्स में जीन चला गया तो ऑब्वियसली एक्सप्रेस होगा, तो इसकी जीन्स में जो भी इन्फो लिखी है कि ऐसा वैसा, इसको जो केमिकल्स चाहिए वो प्रोड्यूस करा के लेगा, स्लेव बना देगा प्लांट के सेल्स को, और ट्यूमर्स भी प्रोड्यूस करेगा। सिमिलरली रेट्रोवायरस इन एनिमल्स, रेट्रोवायरस मतलब कैंसर, यहाँ पे कैंसरस सेल्स, तो वो क्या करते हैं, दे लाइक हमारी बॉडी में वो ट्यूमर से तो फॉर्म कर रहे हैं, तो रेट्रोवायरस ये वाली कैटेगरी के वायरसेस। A better understanding of art of delivering genes by pathogens, their eukaryotic host has generated knowledge to transform these tools of pathogens to useful vectors. अभी देखो इनके पास अगर ये टैलेंट है ही कि ये जाके कहीं भी अपना जीन दे आते हैं, इनके पास अगर ये टैलेंट है ही वेक्टर बनने का, तो क्यों ना आप हमारे फेवर में वर्क करें। आपको इतने बुरे काम करने ही है, यहाँ वहाँ ट्यूमर्स बनाने ही है, तो हमारे फेवर में काम करो। तो ऐसे हमने इनको हमारा स्लेव बनाया फिर से। फॉर डिलीवरिंग जीन्स ऑफ इंटरेस्ट टू ह्यूमंस, द ट्यूमर इंड्यूसिंग टीआई प्लाज्मिड, इसको टीआई प्लाज्मिड बोलते हैं, जो इसके पास था एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस के पास, तो इसके पास टीआई प्लाज्मिड था, has now been modified into cloning vector which is no more pathogenic. इसको हमने बना दिया क्लोनिंग वेक्टर में, तो ये पैथोजेनिक नहीं है, हमने इसकी सारी बुरी प्रॉपर्टीज निकाल दी टू प्लांट्स, बट इज स्टिल एबल टू यूज मैकेनिज्म्स टू डिलीवर जीन्स। तो उसका वो वाला मैकेनिज्म नहीं गया, उसको वो आदत अभी भी उसकी बॉडी में है कि कहीं भी जा दो, अपना जीन दे दो, अपना डीएनए दे दो, जेनेटिक मटेरियल दे दो, तो वो आदत इसमें है, और हमने इसकी बुरी आदतें भगा दी ट्यूमरें बनाने की, तो इसको हमने एक प्योर अच्छा इंसान क्लोनिंग वेक्टर बना दिया into variety of plants. Similarly, retroviruses have also been disarmed. इसको disarm करना बोलते हैं, जो भी अभी मैंने बोला कि इनको सारे इनको हमारा क्लोनिंग वेक्टर बना लेना, और इनको अगर वो चीज आती ही है करना, तो वो हमारे फायदे के लिए ये चीजें उनसे कराना, इसको बोलते हैं डिसआर्म करना। ओके, एंड आर नाउ यूज्ड टू डिलीवर डिजायरेबल जीन्स इनटू एनिमल सेल्स। हम इनसे अपने काम करवाते हैं, हमारे जो भी डिजायरेबल जीन्स है उनको बोलते हैं कि दे आओ,
आपको दे के आना है, दे आओ, यहाँ पे जीन दे आओ, वहां पे दे आओ, तो ये वाली चीजें चल रही है. So once a gene or DNA fragment has been ligated into suitable vector, it is transformed into bacterial or plant animal host where it multiplies. I hope यहाँ तक चीजें क्लियर है. नेक्स्ट है competent host for transformation with recombinant DNA. competent host क्या होता है? देखो, होस्ट जो है, होस्ट को हमें ऐसा बनाना है कि वो फटाक से डीएनए को ले ले अंदर, ज्यादा नाटकी ना करे. तो इसलिए होस्ट को कम्पीटेंट बनाना है कि नहीं, हम लेंगे डीएनए अंदर. तो क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए हमें? एक है, यहाँ पे तो मेथड्स एंड ऑल भी दे रखी है, रुको देखते हैं. सिंस डीएनए इज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल इट कैन पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन्स. क्योंकि सेल मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक होती है, तो इनके भाई का आंसर ये है. इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टू टेक अ प्लाज्मिड, बैक्टीरिया को ऐसा हमको बनाना है कि वो जल्दी से प्लाज्मिड को अंदर ले ले. द बैक्टीरियल सेल मस्ट बी फर्स्ट मेड competent टू टेक अप डीएनए. दिस इज डन बाय ट्रीटिंग देम विद स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कैटायन कैल्शियम. याद रखना, डाइवेलेंट कैटायन कैल्शियम which increases efficiency with which DNA enters bacterium through pores and cell wall. Recombinant DNA can then be forced into such cell by incubating cells with recombinant DNA on ice, followed by placing them briefly on head shock and then putting them back on ice. तो ऐसा किया जाता है. That this enables bacteria to take up recombinant DNA. ये वाली भी एक मेथड है जिसमें लाइक आइस देन हेड शॉक, मतलब एकदम अचानक से हीट बढ़ा दी एंड देन फिर से आइस. This is not the only way to introduce alien DNA into host cells. In a method known as microinjection, microinjection मतलब directly डाल रहे हैं हम DNA को. Recombinant DNA is directly injected into nucleus of animal cell. In another method suitable for plants, cells are bombarded with, ये बात याद रखना कि plants के लिए है, ballistics और gene gun नाम है मेथड का. Cells are bombarded with high velocity microparticles, gold, tungsten. अरे ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोल्ड एंड टंगस्टन याद रखना बात. कोटेड विद डीएनए इन अ मेथड नोन एज बॉलिस्टिक और जीन गन. एंड द लास्ट मेथड यूज्ड एज डिसआर्म्ड पैथोजन, जो हमने उसके साथ किया, देखा ना आपने, रेट्रोवायरस और थियाप्लाज्मिड डिसआर्म कर दिया. disarmed pathogen vectors which when allowed to infect the cells, जब भी वो इन्फेक्शन करने जाएंगे, उनका काम ही वो है, मैंने बोला था ना, इन्फेक्शन करना. ये लो जेनेटिक मटेरियल यहाँ वहाँ दे आना, तो अभी वो हमारी काम के जीन दे के आएंगे. allowed to infect the cell, transfer recombinant DNA into the host. So ये कुछ मेथड रही है, ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखना. प्रोसेस ऑफ recombinant DNA टेक्नोलॉजी. प्रोसेस देखो, recombinant DNA technology involves several steps in specific such as isolation of DNA. अभी ध्यान से सुनो, सबसे पहले किया आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए को आइसोलेट किया, जो जो जीन हमें चाहिए उतना पार्ट डीएनए का, उस डीएनए को हमने आइसोलेट किया. फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, काट दिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से. आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट, तो आपको बात समझ रही है. डीएनए निकाला सबसे पहले, आइसोलेशन ऑफ डीएनए मतलब पूरा की पूरा डीएनए ही निकाल लिया जिसमें हमारे काम का जीन है. फिर बाद में डीएनए को काट दिया, सपोज बहुत बड़ा डीएनए कट 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 काट दिया, फिर हमारा जीन जिस पार्ट में है उस फ्रैगमेंट को सिलेक्ट कर लिया. तो आइसोलेशन ऑफ, यहाँ पे लिखा है आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट. लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट इनटू वेक्टर, लाइगेज की हेल्प से वेक्टर में चिपकाना, वो चीज करना. ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट, कल्चरिंग द होस्ट सेल्स इन मीडियम एट लार्ज स्केल एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट. जो भी हमें प्रोडक्ट चाहिए था वो निकाल लेंगे. कोई एंजाइम हो सकती है, कोई एंटीबायोटिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. लेट अस एग्जामिन ईच ऑफ द स्टेप्स इन सम डिटेल. एक सेकेंड, मेरा ना लेग का नेल टूट गया है, बहुत पेन कर रहा है. आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए. तो देखो अभी जितने भी यहाँ पे स्टेप्स बताए उनको थोड़ा हल्लू हल्लू हम स्टडी करेंगे. रिकॉल दैट न्यूक्लिक एसिड इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स विदाउट एक्सेप्शन. बिना कोई एक्सेप्शन के, ये बात तो पता ही है ना, न्यूक्लिक एसिड ही होगा जेनेटिक मटेरियल. इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दिस इज डीएनए. इन ऑर्डर टू कट डीएनए विथ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इट नीड टू बी इन प्योर फॉर्म. मतलब प्योर फॉर्म इन द सेंस, देखो बाकी सारी कचकच से दूर. तो हम क्या करेंगे, फ्री फ्रॉम अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स, आरएनए, प्रोटीन, इन सबसे दूर चाहिए हमें, अकेला डीएनए चाहिए, उसको काटेंगे. Since the DNA is enclosed within membranes, we have to break cell open to release DNA along with macromolecules such as RNA, proteins, polysaccharides and lipids. ये सारी चीजों में गुता हुआ है.
This can be achieved by treating bacterial cells, plant cells, tissue with enzymes such as lysozyme. लाइसोजाइम क्या करेगा? बैक्टीरियल सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देगा. सेल्यूलेज प्लांट सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा. काइटिनेज फंगस, इन तीनों की सेल वॉल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जैसे फंगस की काइटिन से बनी होती है तो काइटिनेज डाल देंगे तो फिर वो डिस्ट्रॉय कर देगा. तो अभी सेल वॉल नहीं है, हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल्स वगैरह होंगे, उसको हटाने के लिए हम डालेंगे ASE. RNAs मतलब आरएनए को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम. आरएनए भी हट गया, फिर प्रोटीएज डाल देंगे, प्रोटीन भी हट गया, बचा क्या? तो ऐसे एंड में बचेगा डीएनए. यू नो दैट जीन्स आर लोकेटेड ऑन लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए इंटरट्वाइंड विद प्रोटीन्स. हिस्टोन प्रोटीन से वो इंटरट्वाइंड होते हैं ना, इसलिए तो सेल में बैठ पा रहे हैं. द आरएनए कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रीटमेंट विद राइबोन्यूक्लियस, whereas proteins can be removed by treatment with protease. Other molecules can be removed by appropriate treatment and purified DNA ultimately precipitates out. हमारा DNA मिल जाएगा हमें. After adding chilled ethanol, ये बात याद रखना कि chilled ethanol ऐड किया, फिर स्पूलिंग वाली टेक्निक से हमने निकाल लिया. फोटो दी हुई है, देख लेना. कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, अभी हमें डीएनए में कट्स लगाने. Restriction enzyme digestions are performed by incubating purifying DNA molecule with restriction enzyme at optimal conditions for that specific enzyme. उस restriction enzyme को जितनी optimal conditions लगेगी, temperature and all, वो हम provide करेंगे. Temperature, pH, वो सारी चीजें. Agarose gel electrophoresis is employed to check progression of restriction enzyme digestion. अभी ये सेंटेंस अपने दिमाग में छाप लो. Agarose gel electrophoresis is employed to check प्रोग्रेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन. इतनी बार ये क्वेश्चन है और ये सेंटेंस इतना इंपॉर्टेंट है इस लेसन से, तो बात याद रखना. डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, हेंस इट मूव्स टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड. दिस प्रोसेस इज रिपीटेड विद वेक्टर डीएनए आल्सो. द जॉइनिंग ऑफ डीएनए इन्वॉल्व्स सेवरल प्रोसेसेस. After having cut the source of DNA as well as vector DNA with a specific restriction enzyme, the cutout gene of interest from the source DNA and vector with space are mixed and ligase is added. Ligase add किया तो चिपक गए. This results in preparation of recombinant DNA. अभी तक हमारा recombinant DNA बन गया है. Next है amplification of gene of interest using PCR. तो amplification मतलब जो हमारा gene of interest है वो हमने निकाल लिया. अभी इसकी बहुत सारी कॉपीज चाहिए, एक ही से थोड़ी करेंगे, इसके हमें बहुत सारी कॉपीज चाहिए होंगी बिकॉज ये इंपॉर्टेंट जीन है. तो इसलिए एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर. पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन प्रोसेस है पूरी, वो देखते हैं कैसे होती है. देखो यहाँ पे बताती हूँ मैं. तो पीसीआर में क्या होता है, सबसे पहले तो तीन प्रोसेस है पीसीआर की: डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन. अभी सबसे पहले तो मेन बात ये है, ये ही क्वेश्चन है हर बार, ये पूरी प्रोसेस छोड़ के क्वेश्चन यही आता है कि पहले कौन सी है. तो पहले डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन. DAE से आप याद रखो, DAE से याद रखो बिकॉज इस पे ही क्वेश्चन आने वाला है कि इनका ऑर्डर क्या है एंड ऑल. डीनेचुरेशन में क्या होता है, जो हमारा मेन डीएनए है वो ये है हमारा डीएनए. अभी इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को डीनेचुरेशन मतलब एकदम हाई टेम्परेचर 90 डिग्री या उससे ज्यादा हाई टेम्परेचर पे इसको ब्रेक किया जाता है. इसके जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, इसके ये बीच बीच में के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक किया जाएगा और ये बन जाएंगे दो स्ट्रैंड. एक बात याद रखना कि यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो इसके बीच में होगा, बैकबोन के बीच में, वो बॉन्ड नहीं टूटेंगे, सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटेंगे. तो ये बन जाएगा, ऐसे दो स्ट्रैंड्स बन जाएंगे. एनिलिंग में क्या होता है, देखो पूरा मैं आपको पीसीआर में क्या होता है बताती हूँ. सबसे पहले तो हमने हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट दिया, उसको हमने डाल दिया, मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास, उसके साथ हम डालते हैं प्राइमर्स. प्राइमर्स छोटे छोटे डीएनए के टुकड़े होते हैं ऐसे, मतलब सिंगल स्टैंडर्ड ऐसे होते हैं, बस ऐसे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं. ओके. एंड फिर हम डालते हैं बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स, ऐसे छोटे छोटे ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स हम डाल देंगे. ओके. और उसके बाद क्या, हाँ, एक एंजाइम डालेंगे पॉलीमरेज, इसका नाम टैक पॉलीमरेज. टैक पॉलीमरेज नाम का एक एंजाइम है जो थर्मस एक्विटिस नाम के एनिमल से लिया हुआ है. तो ये एंजाइम एकदम हाई टेम्परेचर पे भी वर्क कर पाता है. नॉर्मली जो एंजाइम्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे डीनेचर हो जाते हैं ना, बिकॉज प्रोटीन से बने होते हैं, तो हाई टेम्परेचर पे उसका स्ट्रक्चर वगैरह टूट जाता है. लेकिन टैक पॉलीमरेज हाई टेम्परेचर पे भी वर्क कर सकता है, और यहाँ पे हमें हाई टेम्परेचर भी देना पड़ रहा है ना, तो इसलिए ऐसा पॉलीमरेज चाहिए. तो ये वाला पॉलीमरेज भी डाला, ये सब हमने एक मशीन में डाल दिया. अभी
पीसीआर वाली प्रोसेस शुरू रहेंगी। पीसीआर मतलब डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन। और फिर थोड़ी देर बाद हमें बहुत सारी कॉपीज मिल जाएंगी हमारे जीन की। तो कैसे होता है देखो, और ये कंटिन्यूस चालू है। ओके, डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन, फिर से डीनेचुरेशन। तो होता क्या है देखो, अभी हमारे 2 स्ट्रैंड्स बन गए। फिर एनिलिंग में क्या होगा, प्राइमर्स भी डाले हैं। ये है हमारे छोटे छोटे प्राइमर्स। ओके, हमारे न्यूक्लियोटाइड्स भी है। यहाँ पे सपोज हमने बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स भी डाल रखे हैं। देखो ये सिंगल सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, अब क्या होगा, एनिलिंग में है ना, ये जो हमारे अलग अलग हुए वाले स्ट्रैंड्स है, इनको दूर दूर रख लेते हैं। एनिलिंग वाली प्रोसेस में इस पे ज्वाइन हो जाएंगे प्राइमर्स। तो ये रहा प्राइमर, ये यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। ओके, प्राइमर लग जाएंगे। प्राइमर कहाँ पे लगते हैं, कभी भी 3 प्राइम एंड पे। ये भी बात याद रखना, ये है 3 प्राइम एंड, ये है 5 प्राइम एंड। प्राइमर कभी भी 3 प्राइम एंड पे लगेगा। ओके, और यहाँ पे भी प्राइमर लग जाएगा। इसका 3 प्राइम एंड यहाँ से है ना, इसलिए। तो ये इसका हो गया 3 प्राइम एंड, ये हो गया 5 प्राइम एंड। अभी दोनों में प्राइमर लग गए। फिर एक्सटेंशन वाली प्रोसेस में क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो ज्वाइन हो जाएगी। तो एक्सटेंशन की तरफ बढ़ते हैं, और अभी यहाँ पे ये हमारी न्यूक्लियोटाइड्स भी जुड़ जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री बेस। ये ऐसे ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स भी जुड़ गई। ओके, ये बन गए 2 डीएनए। 2 डीएनए बन गए। और टैग पॉलीमरेज की हेल्प से ही, ऑब्वियसली ये जो पॉलीमराइजेशन हुआ है, टैग पॉलीमरेज ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह जोड़ देंगे। तो इसको बोलते हैं पीसीआर। अभी हमारा ये जो एक मेन डीएनए था, ये वाला जिसको हमने ब्रेक किया, तो वो एक ही डीएनए था, दो नहीं। ये जो हमारा मेन डीएनए था उसको हमने 2 डीएनए में बना दिया। ये प्रोसेस कंटिन्यू रिपीट होंगी, और हमारा जीन ऐसे, हमको जीन के बहुत सारे ये मिल जाएंगे। जो हमारा डिजायरेबल डीएनए फ्रेगमेंट था उसके बहुत सारे हमें कॉपीज मिल जाएंगे। अभी रीड करते हैं। PCR stands for polymerase chain reaction. In this reaction, multiple copies of gene or DNA of interest is synthesized in vitro using 2 sets of primers. 2 set of primer, small chemically synthesized oligonucleotides that are complementary to region of DNA. तो वो complementary थे, इसलिए primers जुड़ गए। उसके बाद आगे टैग पॉलीमरेज ने काम किया। एंड द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, द एंजाइम एक्सटेंड्स प्राइमर। प्राइमर के आगे भी वो न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ती जाती है यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड्स प्रोवाइडेड इन रिएक्शन एंड द जीनोमिक डीएनए को एज अ टेम्पलेट। If the process of replication of DNA is repeated many times, the segment of DNA can be amplified approximately billion times. That is 1 billion copies are made. इतनी ज्यादा कॉपीज बन जाती है। Such repeated amplification is achieved by use of thermostable DNA polymerase. Thermostable, high temperature पे भी स्टेबल रहने वाली डीएनए पॉलीमरेज। थर्मस एक्वाटिकस से ली गई है, बैक्टीरिया है के। ओके, एंड रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर इंड्यूस्ड denaturation of double stranded DNA। तो टेम्परेचर की वजह से स्ट्रैंड्स अलग हुए। The amplified fragment, if desired, can now be used to ligate with vector for further cloning। तो अभी हमारे पास इतने सारे फ्रेगमेंट्स बन गए, उनको वेक्टर से जोड़ देंगे, फिर एनिमल में होस्ट में डाल देंगे, जो भी होस्ट में हमें डालना है। ये देखो, डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन, जैसे मैंने बताया वैसे ही है। ये एक स्ट्रैंड, मतलब ये एक पूरा डीएनए, उसके 2 स्ट्रैंड्स बन गए, प्राइमर्स जुड़ गए, प्राइमर्स जुड़ने के बाद 2 डीएनए बन गए, और ये ऐसे 30 साइकिल्स में एम्पलीफाइड 1 बिलियन टाइम्स। तो 30 साइकिल के अंदर 1 बिलियन टाइम्स वो बन जाता है। इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट और सेल ऑर्गेनिज्म। अभी इसको हमें होस्ट में डालना है वेक्टर के साथ जोड़ने के बाद। देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग, एक सेकेंड वेट। There are several methods of introducing ligated DNA into recipient cells. बहुत सारी methods है। Recipient cells, after making them competent to receive, take up DNA present in its surrounding. So if recombinant DNA bearing gene for resistance to antibiotic, example ampicillin, is transformed into E. coli cells, the host cells become transformed into ampicillin resistant cells. समझी बात? ampicillin resistant बन जाएंगे वो cells। If we spread transformed cells on agar plates containing ampicillin, only transformants will grow। सिर्फ transformants ही grow होंगे। untransformed recipient cells will die, since due to ampicillin resistance gene, one is able to select transformed cells in presence of ampicillin. Ampicillin resistance gene in this case is called selectable marker। तो selectable marker कैसे वर्क करता है वो मैंने आपको पूरा पहले ही बताया, यहाँ पे भी वही बोला गया है। तो यहाँ पे हमारा एम्पिसिलिन जो है
सिलेक्टेबल मार्कर है. Obtaining foreign gene product. When you insert piece of alien DNA into cloning vector and transfer it into bacterial plant or animal cell, the alien DNA gets multiplied. जो भी बाहर से DNA आया है वो multiply हो जाएगा. In almost all recombinant technologies, the ultimate aim is to produce desirable protein. तो हमारा like aim क्या है? हमको जो भी desirable protein है वो बना के लेना है, इतना ही हमारा aim है. To produce desirable protein. Hence, there is need of recombinant DNA to be expressed. अभी इसको एक्सप्रेस भी करना पड़ेगा ना. सिर्फ हमने डीएनए डाल दिया उससे आरएनए नहीं बनेगा, आरएनए से प्रोटीन नहीं बनेगा, तो क्या फायदा, हमने डाला ही इसलिए. The foreign gene gets expressed under appropriate conditions. The expression of foreign genes in host cells involve understanding many technical details. After having cloned the gene of interest and having optimized condition to induce expression of target protein, one has to consider producing it on large scale. अभी इसको large scale पे produce करना है. If any protein encoding gene is expressed in heterologous host, it is called recombinant protein. मतलब देखो recombinant protein क्या है, हमने हमारा जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमको पता है कि यहाँ से ये वाला प्रोटीन बनेगा ये वाली जीन से, हमने ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट बन गया, निकाला, वेक्टर के साथ जोड़ा, अभी जिसके भी अंदर डालना है, जिससे भी हमें प्रोड्यूस करा के लेना है उसके अंदर डाल दिया, अभी उससे अगर प्रोटीन बन गया, ये हमारे पूरे रिकॉम्बिनेंट डीएनए से प्रोटीन बन गया, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन. समझा? The cells harboring clone genes of interest may be grown on small scale in a laboratory. Then cultures may be used for extracting desired protein and then purifying it by using different separation techniques. Next है, the cells can also be multiplied in continuous culture system where the used medium is drained out from one side and fresh medium is added from another to maintain cells in फिजियोलॉजिकल मोस्ट एक्टिव एक्सपोनेंशियल फेज. मतलब हम क्या करते हैं, पहला मीडियम को चेंज करते रहते हैं, पहला मीडियम निकालते हैं, आगे से फ्रेश मीडियम ऐड करते हैं और ऐसे उनको सेल्स को जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करते हैं. मोस्ट ऑफ द एक्टिव एक्सपोनेंशियल फेज. दिस टाइप ऑफ कल्चरिंग मेथड प्रोड्यूसेस लार्जर बायोमास लीडिंग टू हायर यील्ड्स ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन. स्मॉल अमाउंट ऑफ कल्चर कैन नॉट यील्ड अप्रिशिएबल क्वांटिटीज, मतलब जितना हमें चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा. To produce large quantities, the development of bioreactors where large volume 100 to 1000 liters of culture can be produced was required. Thus, bioreactors can be thought of vessel in which raw materials are biologically converted into specific products. Bioreactors उनको बोलते हैं कि raw materials हमें कुछ product बना के देते हैं, individual enzymes etc. Using microbial plant, animal or human cells, a bioreactor provides optimal condition for achieving the desired product by providing optimum growth conditions. Temperature, pH, substrate, salt, vitamin और ऑक्सीजन, ये सारी चीजें हमें जितने क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है और जितनी रिक्वायर्ड है उतना प्रोवाइड करना पड़ता है, तो ही जाके प्रोसेस बरोबर होगी. A stirred tank bioreactor is usually cylindrical with a curved base facilitate mixing of reactor content. The stirrer facilitates even mixing and ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट बायोरिएक्टर. अभी यह है बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये सबसे मेन बात है कि ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी के लिए स्टरर का काम ही हुआ ऑक्सीजन अवेलेबल कराना पूरे टैंक में. अल्टरनेटिवली एयर कैन बी बबल थ्रू बायोरिएक्टर, एयर भी डाली जा सकती है. इफ यू लुक एट फिगर, फोटोज में यहाँ पे लेके नहीं आई हूँ, मे बी वेट, नहीं यहाँ पे फोटो नहीं है, आप देख लेना आपकी एनसीईआरटी में. See, the bioreactor has agitator system and oxygen delivery system, foam control system, temperature control system, pH control system, sampling ports so that small volume of culture can be withdrawn periodically. हम उससे रिमूव भी कर सकते हैं, हम निकाल के फिर देख भी सकते हैं. तो स्मॉल वॉल्यूम्स निकालने के लिए सैम्पलिंग पोर्ट्स होते हैं और ये सारी चीजें होती है बायोरिएक्टर में. डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बायोसिंथेटिक स्टेज, मतलब ये सारी प्रोडक्शन वाली, द प्रोडक्ट हैज टू बी सब्जेक्टेड थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस बिफोर इट इज रेडी फॉर मार्केटिंग एज फिनिश्ड प्रोडक्ट. तो बहुत सारी चीजें आगे भी करनी पड़ती है बनने के बाद, इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग. द प्रोसेस इंक्लूड सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन which are collectively referred to as downstream processing. Downstream processing में separation and purification ये main चीज है. The product has to be formulated with suitable preservatives. Such formulation has to undergo through clinical trials.
बहुत सारे ट्रायल्स एंड ऑल होते हैं बिफोर मार्केट में रिलीज होने के पहले। स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग फॉर ईच प्रोडक्ट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वैरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। हो गया ये लेसन। एंड थैंक यू। हाँ, एनसीईआरटी एक बार ध्यान से रीड करना, और जो डायग्राम्स मैंने नहीं बताया स्पूलिंग वाला था, मतलब डायग्राम नहीं है वो फोटो थी, स्पूलिंग वाली फोटो एक बार देख लेना और डायग्राम्स एक बार अच्छे से देख लेना। पीसीआर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फिर मैंने इम्पॉर्टेंट पार्ट जब भी मैं पढ़ाती हूँ लेक्चर के बीच में, मैं बोलती हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो वो वाले पार्ट्स एक बार अच्छे से कर लेना। दैट्स इट, बाय बाय।